Hello everyone, welcome back to my channel Veg Stuff. So in today's video we will discuss about systems of poultry housing. अब पुरानी वीडियो में हम सब इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं इसकी कि कैसा एक पोल्ट्री हाउस होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, कौन से हाउस में कौन सा बर्ड रखेंगे, सो उसकी कितनी एज होगी, कितनी एज तक हम उसको रखेंगे, है ना। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था इसके पिछली वीडियो में। बट आज हम डिस्कस करेंगे कि कितनी तरह के पोल्ट्री हाउस होते हैं, उसको किस बेसिस पे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या है, देखो, जब भी आपको एक पोल्ट्री फार्म खोलना है तो आपके पास पहले तो लैंड होना चाहिए। ओके, क्योंकि पोल्ट्री हाउस बनाने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ तो यही है कि लैंड होना चाहिए आपके पास। अब लैंड डिपेंड करता है ना, कि कितनी कॉस्ट आप लगा सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर कम कॉस्ट लग रही है तो फिर आपका जो फार्म है वो छोटा बनेगा। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप ज़्यादा बड़ा फार्म भी बना सकते हैं। ओके, तो बाकी डिपेंड करता है कि कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, क्लाइमेट कैसा होगा वहाँ का। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी होगी कि हाँ, वहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि फार्म जैसा भी हो तो बट वहाँ पे प्रॉपर क्या चाहिए, लेबर चाहिए ही चाहिए। अगर लेबर नहीं होगी देन क्या होगा, देन आप फार्म को संभाल ही नहीं पाएंगे अच्छे से। ठीक है, सो अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, कि पोल्ट्री फार्म जो होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें फ्री रेंज सिस्टम, सेमी इंटेंसिव एंड इंटेंसिव। ठीक है, ये तीन तरह के टाइप्स है पोल्ट्री हाउस के। इंटेंसिव जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 4 टाइप्स में: डीप लिटर, स्लेटेड, स्लेटेड कम लिटर एंड केज। ओके, सो ये एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले अगर हम आए फ्री रेंज सिस्टम पे, जो ये फ्री रेंज सिस्टम है वो क्या है। देखो, ये सिस्टम जो है पुराने टाइम्स में यूज़ किया जाता था, ओल्डर सिस्टम भी बोल देते हैं हम इसको। इसमें क्या करते थे, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा लैंड है। अब लैंड है, उसके उसमें जितना बड़ा लैंड होगा उतने ज़्यादा बर्ड्स रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ओवर क्राउडिंग नहीं होती थी। मतलब ज़्यादा बर्ड्स एक जगह पे इकट्ठे नहीं होते थे, वो अच्छे से एक पूरे बड़े फार्म में स्प्रेड हो जाते थे। बट अगर हम बात करें कि पर हेक्टेयर के हिसाब से कितने बर्ड्स को रखा जाता है, 250 एडल्ट बर्ड्स को रख सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ होती थी कि यहाँ पे इस सिस्टम में क्या होता था, उनको ग्राउंड ग्राउंड तो दिया जाता था। ठीक है, बट उसके अलावा क्या होता था, उनको फोरेजिंग करनी पड़ती थी यहाँ पे। ठीक है, एक एक चीज़ आती है यहाँ पे, उनको क्या करनी पड़ती थी, फोरेजिंग करनी पड़ती थी। अब फोरेजिंग का क्या मतलब होता है, फोरेजिंग मतलब जैसे वो ग्राउंड में उनको छोड़ दिया जाता था तो उनको खुद ही अपनी फीड ढूंढनी पड़ती थी। ओके, तो जैसे कि मान लो छोटे इंसेक्ट्स खा लेते थे वो, जैसे अपनी ड्रॉपिंग्स खा ली या खाना ढूंढते ढूंढते। सो ये सब चीज़ होती थी वहाँ पे, उनको प्रॉपर वहाँ पे ग्रीन ग्रीनीनेस होता था वहाँ पे उनको फीड मिलेगी, वाटर शेड, ये सब मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी वहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है, शेल्टर तो वहाँ पे टेम्परेरी होता था। ठीक है, टेम्परेरी यानी कि सिर्फ मामूली से वहाँ पे पोल्स लगाए होते थे। तो ये सिर्फ फ्री रेंज सिस्टम है, जो इसमें बस ये होता था कि लार्जर ग्राउंड में, लार्जर लैंड में इनको छोड़ देते थे। और उनको ज़्यादा शेल्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। शेल्टर अगर होता भी था तो बहुत मतलब ऑर्डिनरी सा होता था, सिंपल सा होता था, पोल्स के द्वारा उसको बनाया होता था। ओके, तो ये बहुत पुराना टाइप का है ये फ्री रेंज सिस्टम। अब इस कैटेगरी में क्या था, सारी तरह के बर्ड्स को पाल सकते थे हम, हर तरह के बर्ड्स को। ओके, बट मोस्टली क्या होता था, ये एग, जो ऑर्गेनिक एग प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता था ये सिस्टम। नेक्स्ट अगर बात करें हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, देखो, एक तो आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे एडवांस सिस्टम्स होते हैं आजकल, तो बहुत अच्छे अच्छे पोल्ट्री हाउसेज होते हैं। तो उनमें क्या होता है, ज़्यादा लैंड, ज़्यादा रिक्वायरमेंट मटेरियल्स की, ज़्यादा सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी वहाँ पे। ओके, तो ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगी। बट इसमें क्या है, एक लैंड है, वहाँ पे बर्ड्स को छोड़ देते हैं, ऑर्डिनरी पोल्स लगा देते हैं, है ना, शेल्टर के लिए। तो इसमें क्या है, आपको कम कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ओके, सो बाकी फीडिंग की भी कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो जनरली हम उनको ग्रास लैंड पे छोड़ा हुआ है, तो वहाँ से उनको अच्छी तरह की, अच्छी क्वालिटी की फीड वहाँ से मिल रही है उनको। ठीक है, बाकी सॉइल की फर्टिलिटी तो मेंटेन होती रहेगी। ओके, तो उसके सॉइल के साथ जब मिक्स होगी उसकी ड्रॉपिंग्स, तो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पहले से, तो ये दोनों क्या करेंगे, जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फर्मेंटेशन हो, एनारोबिक फर्मेंटेशन होगी। तो ये सब चीज़ें होंगी जिसकी वजह से एक सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन्ड रहेगी। ठीक है, दूसरा क्या है इसके डिसएडवांटेज, देखो डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हो सकते हैं इसके। पहले तो यही हो सकता है, देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं हो रही यहाँ पे। अब कोई भी है, चाहे मान लो अगर फीड की बात कर लो आप, ठीक है, तो फीड भी इसको साइंटिफिकली नहीं दी जा रही है। मतलब इसको जितनी क्वांटिटी में जो जो न्यूट्रिएंट वाइज इसको फीड मिलनी चाहिए वो इसको नहीं मिल रही है। अगर देखो, अगर वो एग ले कर रही है, तो अगर घने घने घास है वहाँ पे, घना मतलब घना घास है वहाँ पे, तो एग क्या है, एग घूम जाएंगे, तो एग क्या हो सकते हैं, लॉस्ट हो सकते हैं।
अगर उनको स्पेशल नेस्ट दिया जाए देन इट इज़ बेस्ट, बट अगर नहीं नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, एग्स लॉस्ट हो जाएंगे, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। बाकी देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि पोल्ट्री फार्म हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। अब प्रोटेक्शन किससे चाहिए, चाहे क्लाइमेट जैसा मर्जी हो, क्लाइमेट से प्रोटेक्शन चाहिए कि उसको ठंड या गर्मी ना लगे, ओके। दूसरी चीज़ किससे चाहिए कि कोई प्रीडेटर ना आ जाए। प्रीडेटर क्या होता है, जो कि शिकार करता है, ठीक है। तो कोई ऐसा एनिमल ना आ जाए जिसकी वजह से वो बर्ड्स ही खतरे में आ जाए, ओके। तो ये भी एक तरह का यहाँ पे डिसएडवांटेज है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, वाइल्ड बर्ड्स जो होते हैं उनकी वजह से डिजीज आ सकती है अगर प्रॉपर आप उनकी केयर ना करें तो बर्ड्स की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि हाँ फार्म में किसी की एंट्री ना हो एनिमल की, या फिर एनिमल कोई ऐसा जिसको पहले से डिजीज हो रखी है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ये डिसएडवांटेजेस हो सकती है वहाँ की। उसके बाद आता है हमारा सेमी इंटेंसिव सिस्टम। अब सेमी इंटेंसिव सिस्टम है, अब देखो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता था, देखो बर्ड्स जो वहाँ पे रहने के लिए उनको क्या दिया जाएगा, हाउस भी दिया जाएगा, और उनको हाफ क्या दिया जाएगा, ग्राउंड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ग्राउंड को यहाँ पे हम रेंज भी बोलते हैं, जैसे ऊपर हमने बोला था ना फ्री रेंज मतलब फ्री ग्राउंड एक तरह का, ओके। तो सेमी इंटेंसिव में क्या होता है, इनको ग्राउंड भी दिया जाता है और हाउस भी दिया जाता है, ठीक ठीक है, दो चीज़ें दी, दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी इनको, ओके। बाकी जब रात होती थी तो उन बर्ड्स को कहाँ, हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता था, ओके। और अगर उनकी जैसी नीड्स होती थी उसके हिसाब से उनको शिफ्ट कर दिया जाता था, ओके। बाकी जो हाउस की बात करें तो हाउस कैसे होते थे, सॉलिड फ्लोर होता था उनका, ओके। बाकी वहाँ पे फील्ड भी होता था, जैसे मान लो एक हाउस है, हाउस के साथ ही क्या है, बर्ड्स के लिए ग्राउंड भी है, ओके। तो वहाँ पे वो बर्ड्स रह सकती हैं। उसके बाद आता है कि हाँ एक पर हेक्टेयर में आप कितने बर्ड्स को रख सकते हैं, 750 बर्ड्स को, एडल्ट बर्ड्स को रख सकते हैं पर हेक्टेयर में, ओके। बट कहते हैं ज़्यादातर ये जो सिस्टम है ये डक रेयरिंग के लिए होता है। बाकी अगर आपने इसको फीड फीड देनी है या वाटर देना है तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी वहीं पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं बर्ड्स के लिए, ओके। अगर हम बात करें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, देखो ज़्यादा इकोनॉमिकल यूज़ होगा लैंड का। अब देखो फ्री रेंज में क्या हो रहा था, सिर्फ एक लैंड था, ठीक है। अब इसमें आप क्या हो, इकोनॉमिकल यूज़ हो रहा है, मतलब कि आपके जो आप इन्वेस्ट करते हैं उससे आपको बेनिफिट भी मिल रहा है, क्योंकि कोई नुकसान नहीं हो रहा है आपके बर्ड का, ओके। बर्ड का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रेडेटर आके नहीं खाएगा उसको, ओके। तो बर्ड्स को क्या मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, ओके। किससे और किससे प्रोटेक्शन मिलेगी, जैसा मर्जी क्लाइमेट हो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी वहाँ से, गर्मी से, सर्दी से। बाकी साइंटिफिक ऑपरेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसको कोई भी डिजीज़ हो तो हम देख सकते हैं एक सेपरेट बर्ड को, उसको आइसोलेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, देखो एक बड़ा पोल्ट्री फार्म है, अगर हम बात करें यहाँ पे पोल्ट्री फार्म में हाउस भी है और साथ में रहने के लिए लैंड भी है, तो जब वो लैंड पे आती हैं बर्ड्स उनको लैंड पे छोड़ दिया जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना रखना पड़ता है हमें कि उस लैंड वाले एरिया से, उस स्पेसिफिक लैंड वाले एरिया से जो वो बर्ड है वो बाहर ना जाए, इतने ही एरिया में रहे। तो उसके लिए आपको क्या लगानी पड़ती है, वहाँ पे फेंसिंग लगानी पड़ती है। तो फेंसिंग लगाएंगे जितनी, उतनी आपको कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, तो इस चीज़, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। बाकी उसका जो रूटीन क्लीनिंग करनी पड़ती है हमें, ठीक है, किसकी, उसके लिटर मटेरियल की, ताकि उससे क्या ना हो, अगर देखो उसको हमने टाइमली चेंज नहीं किया तो अलग अलग डिजीजेस भी होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि फंगल हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, तो अलग अलग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिजीजेस हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटेंसिव सिस्टम। देखो सेमी इंटेंसिव में मतलब ग्राउंड था और उसके लिए क्या था, हाउस भी था, तो दोनों चीज़ें आ रही थी सेमी इंटेंसिव में। तो इंटेंसिव कौन सा होगा, इंटेंसिव में क्या होगा, ऐसा घर होगा ये जहाँ पे बर्ड्स को कहाँ रख रहे हैं हम, ग्राउंड पे रख रहे हैं, या फिर वायर नेटिंग फ्लोर में रख रहे हैं, या केजेस में रख रहे हैं, या स्लेट्स पे रख रहे हैं, ठीक है। मतलब अब ये होगा कि उनको यहाँ पे, पहले तो उसको घर भी मिल रहा था और क्या मिल रहा था, ग्राउंड में मिल रहा था, अब उसको एक घर मिलेगा, उस घर में ही क्या मिलेंगी, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये आप आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड तो मिलेगा ही उसको एक घर में। अब वो ग्राउंड जो होगा वो किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, या तो स्लेट्स का बना हो, स्लेट्स क्या होते हैं, वुडन वुडन पीसेस होते हैं, केज पिंजरे होते हैं, वायर नेटिंग फ्लोर, मतलब कि जो फ्लोर होगा वो वायर्स होंगी उस पे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वायर्स होती हैं उस पे, उसके फ्लोर पे। तो ये इंटेंसिव सिस्टम है जिसमें एक ही तरह की चीज़ यूज़ होगी जिस भी हाउस में यूज़ होगी। उसके बाद बात करें अगर इसके एडवांटेजेस की, तो इसके एडवांटेजेस क्या होगा, देखो
कम लैंड लगेगी। अगर ऐसा फार्म होगा तो आप उसको मार्केट एरिया के पास भी लोकेट कर सकते हैं। बाकी उसकी डे टू डे मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप आराम से मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। बाकी जो प्रोडक्शन होगी वो तो मेनली अब क्या होगा, अब उसको अच्छी प्रोटेक्शन फीड सब कुछ मिल रहा है तो अच्छी होगी उसकी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी सेव की जाती है वहाँ पे, क्योंकि उनको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता अपनी फीड के लिए, वहीं पे उनको सारी सहूलियत प्रोवाइड करवा दी जाती है। बाकी साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसे कि ब्रीडिंग, फीडिंग, मेडिकेशन, कलिंग, ये सब वहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। मतलब कलिंग जो बर्ड्स को निकाल देते हैं, मार देते हैं, मेडिकेशन उनको दवाइयाँ देना, फीड देना, ब्रीडिंग करवाना, तो ये सब आप इजीली कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद बात करें अगर जो सिक बर्ड है उनको हम, जो बीमार लग रहा है बर्ड हमें, उसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। डिटेक्ट कर लिया, आइसोलेट कर दोगे, अलग रख दोगे, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करोगे आप उसका। तो ये सारे इसके क्या है एडवांटेजेस। बट डिसएडवांटेज भी होंगे। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसमें, क्या है देखो, सारे बर्ड्स एक ही घर में रह रहे हैं, तो एक बर्ड से बीमारी दूसरे बर्ड में भी जा सकती है। अगर एक बर्ड को बीमारी है तो उससे आगे फर्दर तीसरे को, तीसरे से चौथे को, चौथे से पांचवे को, ऐसे ये चलता रहेगा। तो ये चीज़ का यहाँ पे डिसएडवांटेज हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर देखो उनको सनलाइट से एक्सपोज ना किया जाए तो क्या हो सकता है, अब क्या है हम उनको बाहर सनलाइट से एक्सपोज नहीं कर रहे और फीड, बाहर वाली जो फीड जो वो खुद ढूंढ रहे थे वो नहीं दे रहे, तो वहाँ पे हमें इस फार्म में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, उसको सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए फीड से, सारी तरह के। क्यों? क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेज हो सकते हैं। किसी भी न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, जैसे किसी विटामिन की कमी हो गई है या किसी और चीज़ की, जैसे कैल्शियम, उसको कैल्शियम भी देते हैं हम डाइट में, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसकी डाइट में, न्यूट्रिएंट्स। सो नेक्स्ट आता है डीप लिटर सिस्टम। एक बार ये देख लो कैसा होता है ये डीप लिटर सिस्टम। देखो ये जो मटेरियल है यहाँ पे, ये सारा ब्राउन ब्राउन सा, ये सारा बेडिंग मटेरियल बोलते हैं हम इसको, या इसको हम डीप लिटर भी बोल सकते हैं। डीप लिटर क्या होता है, जो ऐसा मटेरियल जो कि पोल्ट्री हाउस में एज ए बेडिंग मटेरियल यूज़ होता है, मतलब बिछावन के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है। बिछाया हुआ है ना देखो इसको, ओके। सो क्या होगा देखो, और यहाँ पे एक चीज़ है, ये क्या है यहाँ पे, और एक चीज़ ये क्या है, फीडर है यहाँ पे, ऐसी करके यहाँ पे ड्रिंकर्स भी होते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे उनको दी जाती है, सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है इस फार्म में उनको। और ये देखो यहाँ पे क्या है, अलग अलग यहाँ पे विंडोज़ भी हैं, जिसके थ्रू क्या होगी, वेंटिलेशन प्रॉपर होती रहेगी। तो क्या है ये, ये जो बर्ड्स हैं ये स्ट्रेस में नहीं आएंगे, ओके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है डीप लिटर सिस्टम में। सो डीप लिटर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कि क्या होगा, बर्ड्स को आप घर के अंदर ही रखते हैं। उसके बाद इसमें इस तरह के हाउसिंग सिस्टम में और क्या होता है, फीड की और वाटर की अरेंजमेंट वहाँ पे पहले से ही होती है, एंड नेस्ट की अरेंजमेंट भी होती है। नेस्ट की अरेंजमेंट किस लिए होती है, ताकि वो एग ले कर सके वहीं पे जो बर्ड होती है, ओके। तो अब मैंने बात की थी यहाँ पे कि यहाँ पे लिटर मटेरियल यूज़ होता है। लिटर मटेरियल जो कि मैंने बताया था बिछाने के लिए यूज़ होता है ग्राउंड पे। उसकी अगर डेप्थ की बात करें तो कितनी होती है, 3 से 5 इंच तक उसकी डेप्थ होती है। इतना उसको आप बिछा सकते हैं वहाँ पे, ओके। तो इसको भी क्या करते रहते हैं आप, टाइम टाइम टू टाइम देखो, और हर इसकी हाइट बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि देखो आप उसको डाल देंगे 3 to 5 इंच तक, उसके बाद क्या होता रहेगा, वो टाइम से वो जैसे ही बर्ड्स वहाँ पे रहेंगी वो बैठती रहेगी, उसके बाद हम वहाँ पे जो न्यू फीड है, वो न्यू लिटर मटेरियल है, ऐड करते रहेंगे टाइमली। उसके बाद क्या होता है, अगर बात करें लिटर मटेरियल की, तो लिटर मटेरियल कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, पैडी हस्क, सॉडस्ट, ग्राउंड नट हल्स, मतलब हर चीज़ का, जैसे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। वुड शेविंग्स यहाँ पे लकड़ी का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि क्या होता है, देखो अब लिटर मटेरियल है, उसमें इसके ड्रॉपिंग्स भी होंगे, तो उन ड्रॉपिंग्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो अकेली ड्रॉपिंग्स को तो आप अलग नहीं कर सकते, तो लिटर मटेरियल में ही है ड्रॉपिंग्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लिटर मटेरियल को भी टाइम टू टाइम चेंज भी करना पड़ेगा, ओके। तो कुछ एडवांटेज तो इसके ये हो सकते हैं कि उसको विटामिन B2 और B12 वहाँ पे इजीली अवेलेबल होता रहेगा लिटर मटेरियल से। अब लिटर मटेरियल से कैसे, लिटर मटेरियल के साथ उसकी ड्रॉपिंग्स होती हैं, ठीक है, फीकल ड्रॉपिंग्स, फीकल ड्रॉप। अब लिटर में क्या होता है, लिटर में बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया फीकल ड्रॉपिंग्स के साथ क्या होता है, जब रिएक्ट करेगा, ऑर्गेनिक रिएक्शन करेगा, तो ये क्या सिंथेसिस होगी यहाँ पे विटामिन B12 की और V2 की, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे बनेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ होती है कि इसी लिटर पे जहाँ पे उसकी ड्रॉपिंग्स है बर्ड की, ठीक है, तो उस पे ही क्या कर देता है, कभी कभी वो बर्ड्स उन पे ही फीड करते हैं।
मतलब अपनी ही ड्रॉपिंग्स को वो खाते भी हैं। तो देखो लिटर के साथ पहले ही उसका जो फीकल ड्रॉपिंग्स मिक्स होके पहले ही क्या कर रही थी, ऑर्गेनिक मैटर बना के साथ रिएक्ट करके B2 और B12 बना रही थी। ठीक है, तो वो बन चुका है वहाँ पे। उसी विटामिन B12 और B2 को वो बर्ड खा लेगी। ठीक है, अब ये कैसे बने हैं, पहले ये रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो बैक्टीरियाज हैं वहाँ पे उन्होंने रिएक्शन किया है तभी जाके ये बने हैं, अदरवाइज ये नहीं बनते हैं। तो बैक्टीरियल एक्शन की हेल्प से ही बनेंगे ये। ओके, इतना याद रखिए यहाँ पे कि जो लिटर मटेरियल होगा वहाँ पे बैक्टीरिया होगा, तो लिटर में उसकी फीकल ड्रॉपिंग्स भी होंगी। तो जब ये बैक्टीरिया ये सारी चीज़ों के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, B12 और B2 बनेगा। और उसी B2 और B12 पे कभी कभी वो जो बर्ड है वो फीड कर लेती है, जैसे अपनी जैसे अगर वो वहाँ पे बर्ड रहती है तो उसको वो होता है कि हाँ मैं अपनी जहाँ पे मैं रह रही हूँ मैं वहाँ पे फीड खाऊं कुछ ना कुछ, तो वो जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उसको खाती रहती हैं वो। ओके, तो वो ड्रॉपिंग्स वहाँ पे पड़ी पड़ी रिएक्ट कर गई उनके साथ बैक्टीरिया, तो क्या बन जाएगा उनका, B2 और B12 बन जाएंगे उसके। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें बनती हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह की गैसेस भी बनती हैं। ओके, वो भी आप पढ़ोगे। उसके बाद आता है, देखो कि ये जो मेन्योर है, ये जो इकट्ठा हो चुका है, इसको आप एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो। बाकी क्या है वहाँ पे, फ्लाइज जो है वहाँ पे ऐसे सिस्टम में, डीप लिटर सिस्टम में कम आती हैं, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें तो वो तो बहुत है। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, अब सारे बर्ड्स लिटर के कांटेक्ट में हैं, तो अगर लिटर आप टाइमली चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, किसी भी तरह की बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती है, पैरासिटिक डिजीज़ हो सकती है, वो लिटर से हो सकती है डायरेक्ट बर्ड को। ओके, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर डस्ट ज़्यादा हुई लिटर की। लिटर भी कैसा होना चाहिए, पाउडरी फॉर्म में लिटर नहीं होना चाहिए। ओके, लिटर हमेशा, लिटर में मॉइस्चर होना चाहिए कुछ परसेंट तक, कल शायद हमने पढ़ा भी था कि 15 to 20% तक मॉइस्चर भी होना चाहिए एक लिटर में। ओके, बाकी देखो डीप लिटर सिस्टम है तो लिटर तो यूज़ होगा ही, तो उसके लिए कॉस्ट भी लगेगी ज़्यादा। ओके, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। बाकी वेंटिलेशन अगर उसको प्रॉपर नहीं मिल रही है वहाँ पे तो भी उसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी लिटर की अगर बात करें तो देखो लिटर कैसी होनी चाहिए, लिटर की पहले तो डेप्थ की बात करेंगे। तो लिटर की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 3 to 5 इंच तक डेप्थ होनी चाहिए। यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन होता है, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जो लिटर है उस वो डीकम्पोज हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, देखो जब बैक्टीरियल एक्शन होगा ना उसकी वजह से क्या होगा, जो लिटर होगी ना वो एक तरह का क्रम्बल फॉर्म में बन जाएगी। क्रम्बल यानी कि जब आप उसको हाथ में लेंगे तो वो क्या आपके हाथ की शेप के अकॉर्डिंग, जब आप उसको अपने हाथ में प्रेस करेंगे तो आपके हाथ के शेप के अकॉर्डिंग बन जाएगी वो। ठीक है, तो एज क्रम्बल फॉर्म में बन जाएगी, मतलब एक तरह कह सकते हैं हम उसको। एंड हीट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन, जिसकी वजह से देखो जब डीकम्पोजिशन होगी ना लिटर की, तो उस वजह से क्या होगी, लिटर ड्राई और वार्म रहेगी। क्यों, क्योंकि उस टाइम क्या है, डीकम्पोजिशन के टाइम हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब देखो क्या होता रहता है, जैसे वो लिटर के साथ उनकी ड्रॉपिंग्स मिक्स होती रहती हैं, वैसे ही वो क्या करते रहते हैं वहाँ पे और नई लिटर डालते रहते हैं। क्योंकि क्या होता रहे, उनका जो फीकल मैटर का जो क्वांटिटी है वो कम होती रहे बट लिटर की ज़्यादा होती रहे, इसलिए वो न्यू लिटर वहाँ पे डालते रहते हैं। ओके, बाकी क्या है, डिपेंड करता है, इसको टाइमली क्या करते रहना है, चेंज भी करते रहना है हमने लिटर को। और ज़्यादातर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो है पाउडरी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। बाकी इसका फ़ायदा तो यही होगा कि इसको हम खाद की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लेटेड फ्लोर सिस्टम। ठीक है, जैसे या फिर हम इसको स्लॉटेड भी बोल देते हैं। जो फ्लोर होगा वो किसका होगा, देखो या तो आयरन रोड का फ्लोर होगा उसका, या वुड रीपर्स का फ्लोर होगा। ठीक है, अब ये ग्राउंड लेवल, जैसे मान लो ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के 2-3 फीट ऊपर होता है ये। ठीक है, चाहे वो आप वायर रोड्स यूज़ कर रहे हैं चाहे आप वुडन स्लेट यूज़ कर रहे हैं, वो ग्राउंड के लेवल से 2-3 फीट ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, ये होता है स्लेटेड फ्लोर सिस्टम। वो किस लिए, देखो इसमें क्या होता है, जब इतनी ऊपर बना रहे हैं उसको तो उसकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, जिसकी ड्रॉपिंग्स होगी वो यहाँ पे अलग से सेपरेटली कलेक्ट हो जाएंगी। तो एक तरह ये भी इसका एडवांटेज है कि हाँ उसमें कुछ ज़्यादा क्या नहीं पड़ता, वहाँ पे ज़्यादा ड्रॉपिंग्स का हाइजीन मेंटेन रहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर देखो वुडन रिपर या आयरन रोड होती है उसका डायामीटर इतना होना चाहिए कि जो रॉड्स हैं उनके बीच में स्पेस भी होना चाहिए 1 इंच का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें यहाँ पे। उसके बाद इसके एडवांटेज की बात करें तो
इसके लिए ज़्यादा फ्लोर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जैसे कि सॉलिड फ्लोर ज़्यादा लगता था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ओके, इसमें आप वो वुड्स यूज़ कर सकते हैं या आयरन रोड्स यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प से आप फ्लोर बना सकते हैं। बेडिंग मटेरियल है ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो बेडिंग मटेरियल नहीं है, सॉइल के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही, तो सॉइल से भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा इनको, लेबर से बचेंगे ये। ठीक है, सैनिटेशन मतलब मैंने जैसे बताया कि हाइजीन वहाँ पे अच्छा रहेगा, क्योंकि बेडिंग मटेरियल नहीं है ना, बेडिंग मटेरियल सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे मैन्योर को हैंडल करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे डीप लिटर सिस्टम यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद आती है डिसएडवांटेजेस इसकी। ये देखो, अब क्या है, पहले तो सॉलिड फ्लोर पे आप बना रहे थे पोल्ट्री फार्म को, जब आप अब इसमें क्या करेंगे, रॉड्स या फिर वुड्स लेंगे, तो फिर क्या होगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, फिर ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेंगे आपको। ठीक है, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। बाकी क्या है, आप ज़्यादा जितनी बिल्डिंग है उतनी ज़्यादा तौर पे नहीं यूज़ कर सकते, लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज़ ऑफ बिल्डिंग। बाकी कोई भी अगर स्पिल्ड फीड है, इट में बी लॉस्ट थ्रू द स्लॉट्स, अगर अगर फीड गिर जाती है तो फिर आप उसको दोबारा से उठा के नहीं यूज़ कर सकते हैं। वो अगर गिर गई तो वो मतलब अब सेपरेट हो गई है, वो जैसे फीकल ड्रॉपिंग्स अलग से गिर रही है, फीड भी अलग से गिर जाएगी। दूसरा क्या है, ज़्यादा फ्लाइज़ की प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। देखो, जहाँ डीप लिटर था वहाँ फ्लाइज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ पे क्या है, डीप लिटर नहीं है तो यहाँ पे फ्लाइज़ की प्रॉब्लम भी आती है। देखो, डीप लिटर में फ्लाइज़ क्यों कम होती है, देखो थोड़ी सी, क्योंकि जो लिटर होता है ना वो ड्राई होता है, और जो फ्लाइज़ होती हैं वो ऐसे एनवायरनमेंट में आने से थोड़ा रुकती हैं। अब यहाँ पे क्या है, कोई ड्राई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए फ्लाइज़ को, तो यहाँ पे वो आती रहती है, तो फ्लाइज़ से भी डिजीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्लेट कम लिटर। अब देखो, स्लेट भी यूज़ होगी यहाँ पे और लिटर भी यूज़ होगा, दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, जो बट इसमें ये होगा कि 60% फ्लोर का एरिया स्लेट से कवर होगा, बाकी लिटर से कवर होगा। ओके, बाकी फीडर और वाटर की अरेंज्ड होंगे वहाँ पे, वो दोनों दोनों एरियाज़ में। ठीक है, स्लेटेड एंड लिटर एरिया में। अब क्या है, चाहे वहाँ पे अगर ब्रीडर फ्लॉक भी है वहाँ पे, तो नेक्स्ट बॉक्सेस हम वहाँ पे लिटर एरिया पे रख देते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत एडवांटेजेस भी हो सकती है, डिसएडवांटेज भी हो सकती हैं। तो एक तो एडवांटेजेस का यही होगा, देखो सॉलिड फ्लोर के मुकाबले मोर एग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ फ्लोर स्पेस। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगी, फर्टिलिटी भी बेटर होगी एज कम्पेयर टू स्लेट हाउस। डिसएडवांटेजेस की क्या हो सकती है, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट इज़ हायर। देखो, इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिटर भी चाहिए आपको और यहाँ पे स्लेट भी चाहिए। ठीक है, स्लेट्स भी चाहिए। दूसरी चीज़, बाकी क्या हो सकता है, फ्लाइज की प्रॉब्लम तो होगी होगी यहाँ पे। तो उसके बाद आता है केज सिस्टम। अब केज किसको बोलते हैं, आप लोगों को पता है, पिंजरे को ही केज बोलते हैं। अब देखो, इसमें क्या होता है, जो इस तरह का पोल्ट्री हाउस सिस्टम होता है उसमें केज केज यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह का वायर नेटिंग फ्लोर होता है, जिसके जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनको हम बोल देते हैं केजेस। ये देख लीजिए केजेस कैसे होते हैं, ऐसे। ये क्या है, एक पोल्ट्री हाउस है जिसमें केज यूज़ किए गए हैं, तो ये पिंजरे में रखा गया है इन बर्ड्स को। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे इसको फीड भी डाली जाती है। ओके, अलग से इसके लिए क्या लगाए जाते हैं, जैसे ये वाटर लगाए जाते हैं, इसके ड्रिंकर्स भी लगाए जाते हैं इनमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके केजेस में होती हैं। अब केज के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितने बर्ड्स को हम वहाँ पे रख सकते हैं। कई केज तो ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे लेयर को अगर हम केज में रख रहे हैं तो उसमें बेल्ट सिस्टम या ट्रॉलीज वगैरह भी होते हैं, जिसके थ्रू क्या होती हैं, ऑटो कलेक्शन हो जाती है एग्स की। एग्स जो हैं अलग से कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो ड्रॉपिंग्स है वो तो गिर जाती हैं केज से अलग ज़मीन पे। ओके, तो फीडर और वाटर भी क्या होते हैं, इसमें अटैच्ड होते हैं बीच में। अगर बात करें ज़्यादातर केज सिस्टम में किनको रखा जाता है, उनको रखा जाता है लेयर्स को। ठीक है, लेइंग के लिए केज सिस्टम बेस्ट होता है, बट इसके भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब देखो, ये क्या है, जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखो तो एक सिंगल रो में ही रखा हुआ है इनको। ठीक है, एक के ऊपर एक। अब इसमें एक सिंगल रो में तो है, पर ऐसे स्टेयर बनी हुई है। ओके, तो स्टेयर केस बोल देते हैं ऐसे सिस्टम को हम। तो इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मान लो इसके लिए फ्लोर भी कम लगेगा, क्योंकि देखो फ्लोर पे, एक ही फ्लोर पे आप कितनी सारी ऐसे कंपार्टमेंट्स बना के आप बर्ड्स को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ एग आप रिसीव कर सकते हैं एक पर एग से। फीड की वेस्टेज भी नहीं होगी। ओके, क्योंकि लिमिटेड बर्ड को लिमिटेड फीड दी जाएगी जितनी ज़रूरत है। बेटर फीड एफिशिएंसी, अच्छे से खा लेंगी फीड वो, अच्छे से क्या करेंगे उस फिर अच्छी, एक तो उसको अच्छी फीड भी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है,
दूसरी उसको किसी तरह की सॉइल के साथ तो आ ही नहीं रही संपर्क में वो, तो उससे वो प्रोटेक्टेड रहेगी, क्योंकि सॉइल में क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, तो उससे वो प्रोटेक्टेड रहेगी। बाकी हमें सिक देखो, जब हम एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स को पाल रहे हैं ना, तो फिर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन बर्ड जो है वो बीमार हो गया है, कौन बर्ड है वो अनप्रोडक्टिव है, उस चीज़ को आप इजीली देख सकते हैं। बाकी क्या है, अच्छे साफ एग्स प्रोड्यूस, क्लीन एग प्रोडक्शन मिलेगी यहाँ पे आपको। ओके। बाकी वाइस क्या होता है, एक तरह का बिहेवियर होता है पोल्ट्री बर्ड्स का, ठीक है, जैसे वो अपनी एग खा लेते हैं कभी कभी, पैकिंग यानी कि वो एक दूसरे को मारने लग जाती है अपनी चोंच से, तो इस तरह का बिहेवियर वहाँ पे कम रहता है, क्योंकि वो स्ट्रेस में कम आती है वहाँ पे। उसके बाद ब्रूडीनेस इज़ मिनिमल, ठीक है। ब्रूडीनेस मतलब वो अपने एग पे जो वो हैन बैठती है, ठीक है, अपने केयर करने के लिए अपने एग की, वो भी मिनिमल होती है। कोई लिटर मटेरियल का यूज़ नहीं करना पड़ता है। एआई भी आप कर सकते हैं वहाँ पे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल चल रहा है ना बहुत, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है यहाँ पे। इंटेलिजेंस कोई भी नहीं बोलेगा यहाँ पे, इंटेलिजेंस मत लिख के आना। सो डिसएडवांटेज की बात करें अगर, बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं इसके, जैसे कि जितने केज जितने केज ज़्यादा उतनी ज़्यादा कॉस्ट, उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा उसको आपको, हैंडलिंग, जो मैन्योर की हैंडलिंग होगी उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी आपको। देखो अब फिर से यहाँ पे क्या होगा, फ्लाइज की प्रॉब्लम आ सकती है, फ्लाइज की वजह से। बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है, ब्लड स्पॉट देखने को मिल जाते हैं हमें एग में। ओके। लेयर फैटीग, केज लेयर फैटीग होने के चांसेस भी होते हैं। केज लेयर फैटीग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लेइंग बर्ड होते हैं उनमें थोड़ी लेमनेस आ जाती है, ठीक है। अब वो किस वजह से, क्योंकि उनको खाने में कैल्शियम और फोस्फोरस नहीं मिल रहा, ठीक है, इस वजह से भी हो सकती है, या किसी और रीजन से भी हो सकती है वो। अब ब्रॉयलर के केस में देखो, एक चीज़ होती है, ब्रॉयलर का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, आपको पता है उसका साइज़ वो थोड़ा भारी होता है ना ब्रॉयलर, क्योंकि मीट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो क्या होता है, अगर उसका साइज़ 1.5 किलो से भी ज़्यादा हो रहा है ना, तो उसके ब्रेस्ट ब्लिस्टर हो जाते हैं, ठीक है, ब्रॉयलर्स के, स्पेशली ब्रॉयलर के केसेस में ओनली। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ केज। देखो केज के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने, एक नंबर ऑफ केजेस मतलब नंबर ऑफ बर्ड्स पे, जैसे मान लो एक केज में आप एक बर्ड को ही रख पा रहे हैं, या 2 को रख पा रहे हैं, या 3 को रख पा रहे हैं, तो डिपेंड करता है नंबर्स पे, ठीक है। तो नंबर के हिसाब से कितने, 3 केज होते हैं, सिंगल जिसमें आप सिंगल बर्ड को रख सकते हैं, मल्टीपल जिसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा बर्ड्स को रख सकते, कॉलोनी कॉलोनी अब कॉलोनी केजेस कौन से है, कॉलोनी जैसे कि कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, अभी बहुत ज़्यादा भी रह सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि उसमें 2 या 2 से ज़्यादा ही रहेंगे, उसमें 5 10 11 12 जितने मर्जी रह सकते हैं, ठीक है। अब ये तो डिपेंड करता था कि कितने नंबर ऑफ बर्ड्स हैं, उसके हिसाब से केज थे, ठीक है, कि जैसे एक केज में एक केज ऐसा होगा जिसमें 2 आ सकते हैं, कॉलोनी क्या होगा जिसमें बहुत सारे बर्ड्स को आप इकट्ठे रख सकते हैं, कॉलोनी केज। अब अगर रो की बात करें, रो क्या होती है, जैसे जैसे मान लो ये एक रो है, ठीक है, ये 2 रो हो गई, दो ये 2 रोज़ हो गई, ठीक है, उसके बाद ये 3 रोज़ हो गई, तो डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रोज़, जैसे सिंगल डेक है, मल्टीपल डेक है, ट्रिपल डेक है, कितने आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे पिंजरे, उसके हिसाब से हम इसको नाम दे देते हैं कि कितनी रोज़ है, 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, 4 रो है, उस हिसाब से सिंगल, मल्टीपल, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड 4 डेक। और एक होता है फ्लैट डेक, फ्लैट डेक मतलब ऐसे ही होता है, फ्लैट सिंपल, ऐसे ऐसे उसमें पिंजरे होते हैं। नेक्स्ट आता है कि बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ केजेस, मतलब कैसे अरेंज्ड हैं वो, किस शेप में अरेंज्ड है, जैसे कि फर्स्ट देख लो यहाँ पे, ये क्या है, कौन सी शेप है, ये स्टेयर्स की शेप है ये, तो इसको हम बोल देते हैं स्टेयर शेप केजेस। जो स्टेयर शेप है उसके भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं, कई हो सकते हैं एम टाइप, कई हो सकते हैं एल टाइप, कई हो सकते हैं बैटरी केजेस, तो अलग अलग तरह के केजेस होते हैं इसमें। ये देखो ये है डेक, जैसे ये सिंगल डेक है, ये जो है ये डबल डेक है, मतलब एक के ऊपर एक है, ये है ट्रिपल, ठीक है। अब ये है 4, 1 2 3 4, इसको 4 डेक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग, ये है फ्लैट डेक जो बिल्कुल फ्लैट होगा। ओके। अब किसके बेसिस पे पढ़ेंगे हम कि किस तरह का बर्ड हमने पालना है, उस बेस पे कैसे कैसे केजेस होते हैं। सबसे पहले देखो, ब्रूडर केज या ब्रूडर या चिक केज बोल देते हैं हम, इसमें हम किसको रखते हैं, ब्रूडर्स को, चिक्स को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रोअर केज, ग्रोअर के लिए भी केज अलग होते हैं, लेयर के लिए केज होते हैं, ब्रीडर के लिए केज होते हैं, तो अलग अलग तरह के केज, हम एक एक टाइप इसके पढ़ेंगे। सो ये देखो सबसे पहले ब्रूडर केज,
देखो छोटे छोटे चिक्स रखे हैं ना यहाँ पे। अब चिक्स तो रखे हैं, अब क्या है उनको यहाँ पे बल्ब प्रोवाइड करवाए गए हैं यहाँ पे। ओके, इसके बीच में ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक है जो, ये इसका फीडर है ये। ओके, इसमें इसको फीड डाली जाती है, ये इसके साथ निप्पल ड्रिंकर्स फिटेड होते हैं इसमें, इसके केज सिस्टम में। ठीक है, बाकी इनकी लेंथ वगैरह डिपेंड करती है कि कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें कि इसकी फ्रंट फीडिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए ब्रूडर केज की, 60 इंच। फ्रंट बैक हाइट मतलब फ्रंट और बैक की हाइट कितनी होनी चाहिए, 12 इंच। डेप्थ कितनी होनी चाहिए इसकी, डेप्थ कितनी होनी चाहिए इसकी, 36 इंच। अब क्या है, एक बॉक्स में कितनी चिक्स रह सकती हैं, देखो 0 to 8 वीक्स तक हमने उनको रखना है, तो एक पर बॉक्स में 60 चिक्स को हम रख सकते हैं। ठीक है, चिक केजेस को कैसे अरेंज करते हैं, देखो या तो सिंगल डेक में अरेंज कर सकते हैं आप, या तो डबल डेक में अरेंज कर सकते हैं। मिरर और वाटर जो होते हैं वहाँ पे अरेंज्ड ही होते हैं पहले से, बट आजकल क्या होता है, निपर ड्रिंकर सिस्टम फॉलो किया जाता है ना। तो सबसे पहले तो क्या होता है, न्यूज़पेपर स्प्रेड किया जाता है। जब आप चिक्स को लेके आएंगे ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे वहाँ पे, पहले तो हाइजीन मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर। और क्या करेंगे आप वहाँ पे, एक न्यूज़पेपर बिछाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, केज का जो, जैसे ये केज है, इसके फ्लोर पे न्यूज़पेपर बिछा दिया, कितने दिन के लिए, 7 to 10 डेज के लिए। ठीक है, फीड उसको उसके केज के अंदर ही देनी है ड्यूरिंग दी फर्स्ट वीक। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ग्रोअर केज कैसे होता है, देखो ये ग्रोअर केजेस है, ये ग्रोअर केजेस है। अब ग्रोअर केज की अगर हम बात करें लेंथ वगैरह की, कितनी हाइट लेंथ और डेप्थ होनी चाहिए, कितने ग्रोअर्स को आप रख सकते हैं, देखो 10 ग्रोअर को रख सकते हो आप। अगर इसकी लेंथ की बात करें, फ्रंट फीडिंग लेंथ जो इसकी ये वाली होगी, ठीक है, ये 30 इंच की होगी। जो फ्रंट बैक हाइट होगी, ये कितनी होगी, 15 इंच होगी। जो डेप्थ होगी वो 18 इंच होगी। और नंबर ऑफ ग्रोअर हमने डिस्कस कर लिया, पर बॉक्स में हम 10 रख सकते हैं। देखो उसके बाद आते हैं लेयर केज। लेयर यानी कि जिसमें आप उन बर्ड्स को रखते हैं जो कि एग ले करती हैं। ये दो तरह के होते हैं मेनली, एक तो कन्वेंशनल होते हैं, दूसरे रिवर्स होते हैं। सो ये कन्वेंशनल केज है, देखो इसमें क्या है, एग के लिए सेपरेट ट्रे है जो आप निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, देखो वाटर भी है, इसमें क्या है, यहाँ पे फीड डालने के लिए भी जगह है। तो ये कन्वेक्शनल केज है। इसकी अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फ्रंट फीडिंग लेंथ इसकी कितनी होती है, देखो डायग्राम में देखो, फ्रंट फीडिंग लेंथ इसकी कितनी है, 15। अगर बैक हाइट की बात करें तो वो यहाँ पे होती है 15 इंच, और डेप्थ की बात करें तो वो यहाँ पे कितनी होती है, 18 इंच। अब रिवर्स केज की बात करें तो रिवर्स केज की लेंथ भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ यहाँ पे बैक हाइट का, फ्रंट हाइट का और इसका फ़र्क होता है। ठीक है, 18 और 15 ही रहती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि एक केज में कितने बर्ड्स को रख सकते हैं, 3 से 4 बर्ड्स को रख सकते हैं। चाहे आप उसको 2 टायर्स में अरेंज करो, चाहे आप उसको 3 टायर्स में अरेंज करो। ठीक है, स्लोप जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 1/6 होना चाहिए। ठीक है, रिवर्स केजेस जो होते हैं ये कन्वेक्शनल के लिए है। अगर रिवर्स की बात करें तो उसका स्लोप होना चाहिए 1/5। एडवांटेजेस इसके क्या होंगे, ज़्यादा फीडिंग स्पेस अवेलेबल रहेगी रिवर्स केजेस में, क्योंकि उसमें स्पेस होती है ना। ठीक है, अब क्या है, इसमें एक चीज़ होती है कि सारे जो 4 बर्ड्स होते हैं, अब 4 बर्ड्स जो होते हैं उनमें से 3 जो है एक टाइम पे फीड खा सकते हैं, जो एक रह जाएगा वो उसको बाद में फीड मिलेगी। तो सिर्फ 3 ही एक टाइम पे फीड खा सकते हैं वहाँ पे। बाकी क्या है, नंबर ऑफ क्रैक्ड एग। अब इसमें क्या है, देखो रोलिंग डिस्टेंस अगर कम है, अगर बेल्ट सिस्टम या रोल करके एग आ रहा है, तो वो डिस्टेंस अगर कम है तो फिर क्रैक भी नहीं होंगे एग। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रैक्ड एग्स इज लेस ड्यू टू रोलिंग डिस्टेंस। बाकी वेंटिलेशन वहाँ पे सही रहती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एलिवेटेड लेयर केज हाउस। अब देखो ये कैसे होते हैं, ज़मीन के लेवल से ऊपर है, हाइट पे है ना। और क्या है, यहाँ पे केजेस यूज़ किए हैं, यहाँ पे क्या है, स्लेट्स भी यूज़ होंगी। तो अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं। ओके, अब देखो इसमें जो पिलर की हाइट होगी वो कितनी रहेगी, यहाँ पे 6 से 7 फीट की रहेगी। अब वो जो पिलर्स होंगे वो किसके होंगे, कंक्रीट के होंगे। और जो 2 पिलर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 10 फीट का होगा, ये 2 पिलर के बीच में डिस्टेंस। अगर टोटल देखो 2 पिलर्स के बीच का जो डिस्टेंस वो तो हमने बात कर ली, यहाँ पे 10 फीट का होगा। पर अगर पूरी टोटल हाइट की बात करें हम हाउस की, तो वो 20 से 25 फीट की होती है, और जो उसकी विड्थ होती है वो 30 to 33 फीट तक की होती है। और क्या है, इस हाउस से उसको प्रॉपर वेंटिलेशन तो देखो इसमें मिल ही रही है।
ओके, तो ये होते हैं एलिवेटेड केज लेयर हाउस। ड्रॉपिंग्स इसमें भी देख लो, ड्रॉपिंग्स जो है सेपरेट गिर रही हैं यहाँ पे। ओके, बट तो ड्रॉपिंग्स को रोज़ रोज़ यहाँ पे जो नीचे इकट्ठी हो रही है उसको सेपरेट क्लीन भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे लेबर की प्रॉपर रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। तो ये फ्लोर स्पेस है कि कितनी एक बर्ड को कितनी स्पेस चाहिए, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे बताया एग टाइप चिकन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए और मीट टाइप चिकन के लिए। ये इसकी एज दी गई है। ये है अगर केज यूज़ कर रहे हैं आप, ये है अगर आप लिटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। तो इसी के साथ हमारा पोल्ट्री हाउसिंग सिस्टम का जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगर किसी को कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।